हेलो डियर, आज के वीडियो में स्वागत करता हूं आप सभी को फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग या फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। ठीक है, आज का वीडियो जो है आप सभी के बीच में, जैसा कि जानते हैं कि अभी जो है हम लोग डिफिनीसन कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? डिफिनीसन वाले वीडियो कर रहे हैं। तो एक वीडियो हम लोग बिहेवियर का कर चुके हैं, एक वीडियो जो है हम लोग बायोसाइंस का कर चुके हैं। ठीक है, आज जो है आपका फंडामेंटल का है। ठीक है, देख लीजिए फंडामेंटल में क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, ऊर्ध्वस्थ श्वसन क्या होता है, अर्थोपोनिया क्या होता है। देख लीजिए, आपको मैं कितना बार बता चुका हूँ कि जहाँ भी ये नोइया आ जाएगा समझ लीजिएगा, पनोइया आ जाएगा समझ लीजिएगा श्वसन से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए तो देखिए ऊर्ध्व अर्थोपोनिया है। तो देखिए बैठकर या खड़े होकर श्वसन कर पाना, लेटकर श्वसन नहीं कर पाना। अगर किसी को अर्थोपोनिया होता है तो जो है उसको खड़े और बैठकर ही श्वसन वो ले पाता है, लेटकर श्वसन नहीं कर पाता है। समझ गए? चलिए, देहन नीलता क्या होता है, साइनोसिस क्या होता है। तो त्वचा एवं श्लेष्मा झिल्ली का नीलापन या विरंजक जो ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी के कारण उत्पन्न होता है। सीधा जानिए साइनोसिस क्या होता है। तो शरीर में ऑक्सीजन का कमना, जिससे जो है शरीर नीला पड़ने लगता है, वही साइनोसिस होता है। समझ गए? चलिए, डिस्पोनिया क्या होता है। देखिए यहाँ भी पिनिया आ गया, यहाँ भी पोनिया शब्द आ गया, समझ गए ना। लेकिन इससे पहले क्या है, DYS है। तो जहाँ भी जैसे डाइसूरिया आएगा, मैं कितना बार बता चुका हूँ कि जहाँ भी डी मतलब आ जाएगा समझ लीजिएगा। उसके बाद अगर यूरिया लगा हो या पोनिया लगा हो या कार्डिया लगा हो, समझ गए, तो समझ लीजिएगा कि कठिनाई से संबंधित है। समझ गए ना। तो यहाँ पे डी फॉर डिफ़िकल्ट और ए पोनिया लगा होगा तो श्वसन, यानी डिस्पोनिया है मतलब कहीं ना कहीं श्वसन में कष्ट है, वही जो है श्वसन में कठिनाई, डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, डिस्पोनिया। समझ गए? चलिए, सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं दो तरह के प्रेशर होता है, सिस्टोलिक और एक होता है डायसिस्टोलिक। ठीक है, सिस्टोलिक क्या होता है देख लीजिए। सिस्टोलिक दाब रक्त द्वारा रक्त वाहिकियों के भित्ति पर लगाए जाने वाला उच्चतम दाब है, जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान बाएं नीले द्वारा रक्त को महाधमनी में धकेलने के समय लगाया जाता है। ठीक है, देखिए ये जो होता है सिस्टोलिक दाब जो होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रेशर क्या होता है, रक्त दाब क्या होता है। तो रक्त द्वारा रक्त के वाहिनियों पर लगाए जाने वाले दबाव यानी धक्का को ही जो है रक्त दाब कहा जाता है। ठीक है, तो चूंकि सिस्टोलिक प्रेशर है तो यह उच्चतम होता है। समझ गए? चाहे किसी भी व्यक्ति में जो है उच्चतम सिस्टोलिक प्रेशर होता है और निम्नतम जो होता है वो डायसिस्टोलिक होता है। ठीक है, जैसे अगर किसी व्यक्ति का ब्लड चाप अगर उसका 150 है और नीचे कितना है उसका अगर 90 है, तो इस कंडीशन में इसका उच्चतम 150 हो जाएगा, न्यूनतम इसका 90 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नॉर्मल कितना होता है तो 120 और 80 होता है। समझ लीजिए रक्तचाप। ओके, mm ऑफ Hg, समझ गए? चलिए, तो सिस्टोलिक प्रेशर समझ गए कि सिस्टोलिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो रक्त के वाहिकाओं के भित्तियों पर लगाए जाने वाला उच्चतम दबाव होता है, क्योंकि यह सिस्टोलिक उच्चतम प्रेशर ही होता है। हृदय प्रकुंचन के समय ये होता है। समझ गए? जो वेंट्रिकुलर जो होता है वो आर्टियल होता है और वेंट्रिकल होता है। समझ गए ना। क्या होता है, आलिंद और निलय होता है ना। तो देखिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान बाएं निलय द्वारा समझ गए ना, बाएं निलय द्वारा रक्त के महाधमनी पर धकेलते के समय लगाया जाता है। मतलब जब महाधमनी में ब्लड को बाएं निलय के द्वारा जब धकेला जाता है महाधमनी में, तो उस समय जो दबाव उत्पन्न होता है वो सिस्टोलिक दबाव होता है, जो कि ये उच्चतम दबाव होता है उस समय का। समझ गए? चलिए, डायसिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, हृदय स्फारी दबाव क्या होता है देख लीजिए। यह निम्नतम दबाव होता है जो हृदय की विश्राम अवस्था में होता है। यह विश्राम अवधि बाएं निलय का संकुचन प्रारंभ होने से ठीक पहले होता है। देखिए डायसिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है कि यह जो है निम्नतम दबाव होता है, बिल्कुल है, और यह हृदय के विश्राम अवस्था में होता है। अब विश्राम अवस्था में हृदय कब होता है, तो जब बाएं निलय का संकुचन जब होने वाला होता है ना, जब प्रारंभ होने वाला होता है, तो इससे ठीक पहले का ये जो समय अवधि होता है वही
जो होता है हृदय का विश्राम अवस्था होता है। ठीक है, मतलब जो बाएं नीलय से जो संकुचन होगा बाएं नीलय में, इस संकुचन होने से ठीक पहले का जो अवधि होता है वही विश्राम अवधि होता है, और इस समय जो प्रेशर लगता है वो निम्नतम होता है और इसीलिए डायसिस्टोलिक होता है। समझ गए, ये दो प्रकार के समझ गए। चलिए अब देखिए यहाँ पे हाइपरटेंशन उच्च रक्तचाप क्या होता है, तो इसमें सिस्टोलिक पारा 140 mm ऑफ Hg से ऊपर तथा डायसिस्टोलिक पारा 90 mm ऑफ Hg से ऊपर होता है। ठीक है, देखिए रक्तचाप नॉर्मल 120/80 होता है mm ऑफ Hg, इतना होता है ना, लेकिन ये एडल्ट के लिए बताया गया है। ठीक है, लेकिन इसी चीज़ को अगर मान गए बढ़ा हुआ तो आपका 130 भी है, 130 भी बढ़ा हुआ है इसके तुलना में। ठीक है ना, इधर 85 भी बढ़ा हुआ है, बट यहाँ पे ये कहा गया है कि 140 तक जो होता है ना, 140 और नीचे वाला 90 तक, ये आपका अगर इतना अगर हो रहा है तो ये कोई ख़ास ज़्यादा गंभीर स्थिति नहीं होता है। ये जो है आप इसके ये जो है आपके रोज़ के दिनचर्या के कारण भी ये जो है बढ़ सकता है, इतना हो सकता है, क्योंकि जानते हैं कि बीपी पर, श्वसन दर पर, ठीक है ना, पल्स रेट पर, ये सब पर जो है आपके फिजिकल एक्टिविटी, खान पान, ये सब भी प्रभावित करता है। तो हो सकता है इस समय थोड़ा ऊंच नीच होने से थोड़ा बढ़ जाए। ठीक है, तो 140/90 तक जो है आपका माना जाता है कि इतना जो है होने पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और जो है ये चीज़ें हैं, समझ गए। लेकिन अगर 140 से अधिक और 90 से अधिक हो रहा है तो फिर समझ जाइए कि यह जो है आपके हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप का जो है आपको संकेत कर रहा है कि आपको जो है उच्च रक्तचाप आ चुका है और आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ठीक है, चलिए पल्सीमीटर क्या होता है देख लीजिए। तो नाड़ी को मापने वाले उपकरण को पल्समीटर कहते हैं। एक होता है ऑक्सीमीटर जिसमें ऑक्सीजन का लेवल को मापा जाता है, समझ गए। चलिए एक है आपका रिस्पायरियोमीटर होता है, ठीक है ना, रिस्पायरियोमीटर देख लीजिए। श्वसन की प्रकृति का पता लगाने वाले उपकरण, यह क्या होता है कि श्वसन के प्रकृति का जो है पता लगाता है, यही आपका रिस्पायरियोमीटर होता है, समझ गए। नाम से ही है रिस्पायरियोमीटर, मतलब रिस्पायरेशन के पता लगाता है। ठीक है, पुतीता सेप्सिस क्या होता है देख लीजिए। तो रक्त में रोग उत्पाद सूक्ष्म जीवों एवं उनको जीव विषों की विद्यमानता जो है सेप्सिस कहलाता है। ठीक है ना, सेप्सिस क्या होता है, पतूती देखिए पुतीता क्या होता है, सेप्सिस पुतीता क्या होता है, तो ब्लड में रोग उत्पाद मतलब रोग के उत्पाद करने वाले सूक्ष्म जीवों तथा इनके जीव विषों के विद्यमान ही जो है पुतीता कहलाता है। ये कितने प्रकार का होता है, ये होता है एक मेडिकल सेप्सिस होता है और एक सर्जिकल सेप्सिस होता है। अगर आपसे सेप्सिस के बारे में पूछेगा तो लिखिएगा एक मेडिकल सेप्सिस और एक सर्जिकल सेप्सिस। ठीक है, और सेप्सिस क्या होता है, तो रक्त में उपस्थित रोग उत्पाद सूक्ष्म जीवों तथा उनके जीव विषों की विद्यमानता मौजूदगी ही सेप्सिस कहलाता है, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे देखिए सेप्सिस क्या होता है देख लीजिए। संक्रमण से मुक्ति, सेप्सिस मतलब संक्रमण, मतलब ब्लड में उपस्थित रोग उत्पादन करने वाला सूक्ष्म जीव और उसके जीव विषों की मौजूदगी होना सेप्सिस कहलाता है, पुतीता कहलाता है। ठीक है, लेकिन अपुतीता कहेगा, असेप्सिस कहेगा तो संक्रमण से मुक्त हो जाएगा, फ्री ऑफ इन्फेक्शन, समझ गए। चलिए संक्रमण क्या होता है देख लीजिए। तो कोई भी रोग उत्पाद करने वाले सूक्ष्म जीव या विषाणु या कवक या जंतु परजीवियों को शरीर में आक्रमण या शरीर में प्रवेश करने से उत्पन्न होने वाले दुष्प्रभाव को ही जो है इन्फेक्शन कहा जाता है, समझ गए। चलिए जैसे शरीर में कोई सूक्ष्म जीव, वायरस, कवक, विषाणु, परजीवी कोई शरीर में प्रवेश करेगा और प्रवेश करने के बाद उस शरीर में जो है हानिकारक जो है दुष्प्रभाव इफेक्ट डालेगा और वही जो है आपका क्या होगा, इन्फेक्शन, संक्रमण कहलाता है। ठीक है, चलिए पार संक्रमण, क्रॉस इन्फेक्शन क्या होता है, ये सब इन्फेक्शन का प्रकार है। ठीक है ना, तो आप लोग से एग्जाम में पूछेगा। एक होता है क्रॉस ड्रॉपलेट, ठीक है, तो बहुत प्रकार के इन्फेक्शन देख लीजिए। संक्रमित व्यक्तियों द्वारा दूसरे को संचारित संक्रमण, ठीक है, संक्रमित व्यक्तियों द्वारा एक दूसरे को संचारित संक्रमण। पार संक्रमण क्या होता है, क्रॉस इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन वे इन्फेक्शन होता है जो
इसमें कोई एक व्यक्ति जो पहले से संक्रमित है वो किसी और दूसरे व्यक्ति को फैलाएगा रोग, तो ही जो है पार क्रॉस इन्फेक्शन होता है। क्रॉस मतलब एक से दूसरे में फैलाना, समझ गए। चलिए नेक्स्ट होता है सूक्ष्म बिंदु संक्रमण। ड्रॉपलेट संक्रमण क्या होता है, तो मैं आप लोग को संक्रमण के प्रकार में पढ़ा चुका हूँ कि ड्रॉपलेट संक्रमण सूक्ष्म बिंदु क्या होता है, सूक्ष्म संक्रमित कणों द्वारा, ठीक है ना, जैसे नाक से छींकने द्वारा, मुख से थूकने द्वारा फैलने वाला संक्रमण जो होता है वो चूँकि छींकने के समय जो व्यक्ति अगर इन्फेक्टेड होता है, संक्रमित होता है बीमारी से, किसी इन्फेक्शन से, तो वो जैसे ही छींकेगा, वो जैसे ही थूकेगा, तो उसके थूक और छिट्टा में से जो है वातावरण में सूक्ष्म जीव प्रवेश कर जाता है और फिर जो है वो किसी और व्यक्ति में प्रवेश करता है, तो यही जो है आपका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, समझ गए। चलिए वाहक क्या होता है, कैरियर क्या होता है, वह व्यक्ति जो अपने शरीर में बीमारी के रोगाणुओं को धारण करता है परंतु उससे उस बीमारी के चिन्ह व लक्षण प्रकट व दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। देखिए वाहक क्या होता है, वाहक मतलब क्या होता है, ढोना। तो देखिए एक ऐसा व्यक्ति जिसमें रोग तो रहेगा, रोगाणु भी रहेगा, लेकिन उसमें कुछ लक्षण दिखाई नहीं देगा और वो व्यक्ति में जो है क्या होता है, वो एक से दूसरे जगहों पर जाएगा और जो है अपना बिना किसी लक्षण प्रकट के, बिना किसी चिन्ह दिखाई के वह दूसरों में फैलाएगा उस चीज़ को, तो वही जो है वाहक होता है, समझ गए। चलिए एंटीसेप्टिक क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं यह रासायनिक पदार्थ जल मिश्रित पतला विलयन होता है। जो एंटीसेप्टिक होता है आप लोग जानते हैं कि जो आपका पोविडोन ये सब जो होता है, जो घाव के सफाई के लिए देखते होइएगा कि जो मिश्रण द्रव जो लिक्विड होता है वह क्या होता है, यही एंटीसेप्टिक ही रहता है, जिसमें घाव वगैरह के आसपास के खून या घावों के पीव मवाद को साफ किया जाता है, ठीक है। तो यह एक रासायनिक पदार्थ होता है जो जल मिश्रित पतला विलयन होता है। यह विलयन सूक्ष्म जीवों की वृद्धि एवं बहुगुण को रोकता है। यह जो विलयन होता है सॉल्यूशन, यह सूक्ष्म जीवों के वृद्धि और बहुगुण को मतलब अनेक गुणों को होने से रोकता है, समझ गए। यही एंटीसेप्टिक होता है, समझ गए। चलिए तो हमारे सामने यहाँ पे है, नेक्स्ट है स्टरलाइजेशन। देखिए मैं तीनों वीडियो अभी तक जो किया हूँ, दो में तो ज़रूर कर चुका हूँ। बायो साइंस में, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन जरूर आ गया है, ठीक है। स्टरलाइजेशन को हम लोग कीटाणुनाशन बोलते हैं, ठीक है। देख लीजिए कीटाणुनाशन का अर्थ है सतह एवं वस्तुओं से सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करना, ठीक है। देखिए कीटाणुनाशन का अर्थ होता है, नाम से ही स्पष्ट है, कीटाणुनाशन मतलब सतह एवं वस्तुओं से सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवों को जो है नष्ट करना जो है कीटाणुनाशन होता है, स्टरलाइजेशन होता है, समझ गए। तो ये चीज़ें जो है आपको याद रखना पड़ेगा, समझ गए। चलिए ऑटोक्लेविंग क्या होता है, देख लीजिए। इस विधि में अधिक दाब का उपयोग किया जाता है, उच्च ताप का व आर्द्रता का प्रयोग किया जाता है। ऑटोक्लेविक क्या है, यह ऑटोक्लेविक जो है एक कीटाणुनाशन का एक ज़बरदस्त टेक्निक है। ऑटोक्लेव जो है एक फिजिकल मेथड है। मैं आप लोग को पढ़ाया हूँ ना कि प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीवों के रोकथाम के कौन कौन से जो है विधि है, समझ गए ना, सिद्धांत है। तो मैंने वहाँ पे पढ़ाया है कि दो प्रकार से, एक फिजिकल और एक केमिकल में विभिन्न प्रकार के गैसेज, समझ गए, और उसके बाद और सारे चीज़ें। बाकी जो फिजिकल था वहाँ पे सूर्य की रोशनी, वात भट्ठी, गर्म वायु, ठीक है ना। उसके बाद जो है विभिन्न प्रकार के हमने चीज़ें पढ़ाया है जिसमें आपको ऑटोक्लेव भी था। तो ये सब जो है आपका फिजिकल मेथड के अंतर्गत है, समझ गए। जिसमें अब ऑटोक्लेव देखिए तो इसमें अधिक दाब, उच्च ताप और आर्द्रता का प्रयोग किया जाता है, समझ गए। जिसमें विसंक्रमण के लिए आवश्यक तापमान बना रहे, जिसमें विसंक्रमण मतलब संक्रमण नष्ट करने के लिए आवश्यक तापमान बना रहे एवं ऑटोक्लेव में पैक की गई वस्तुओं का शीघ्रता से भेदन हो सके, ठीक है।
तो इसीलिए जो होता है ऑटोक्लेव में जो होता है यह अधिक दाब, अधिक ताप और उच्च ताप और आर्द्रता का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि बीज संक्रमित के लिए आवश्यक तापमान जो है उसमें बना रहे और इसमें जो भी वस्तु पैक की जाती है ऑटोक्लेविंग के माध्यम से इसको शीघ्रता से जो है भेजा जा सके। ठीक है, तो ये जो है ऑटोक्लेव हो गया, समझ गए। चलिए बाकी हम डिटेल में भी पढ़ा चुके हैं। ऑटोक्लेव 5 नंबर में पूछता है। इम्यूनिटी क्या होता है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि शरीर के रोग उत्पन्न करने वाले जो भी रोग कारक होते हैं, जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं, उसके जो है एंटीजन्स को पहचानना, ठीक है, पहचान कर उन्हें नष्ट करना और रोगों के प्रति जो है क्षमता प्रकट करना, यही जो है इम्यूनिटी कहलाता है। रोग प्रतिरोधक मतलब किसी विशेष रोग के प्रति यह एक्टिव होता है, समझ गए। यह सूक्ष्म जीवों के उसके रोग उत्पन्न करने वाले कारकों को, एंटीजन को पहचानता है और उसे नष्ट करता है, समझ गए। ये हमारे शरीर में जो है ये प्राकृतिक रूप में भी होता है और बाहर से भी होता है। जैसे कोरोना के लिए कोरोना का वैक्सीन आया था जो क्या करता था कि कोरोना जो वायरस था उसके प्रति एक्टिव होता था और उसके जो है पहचानता था कि कौन इसमें शरीर में कोरोना का वायरस है, कौन है, और उसको नष्ट करता था, समझ गए। यानी वह इम्यूनिटी पैदा करता था कोरोना के सूक्ष्म जीवों से लड़ने के लिए। ठीक है, चलिए बैलेंस डाइट अनुत्तेजक आहार क्या होता है। बैलेंस डाइट वह आहार होता है जो नरम होता है, मुलायम होता है, डाइट होता है, फाइबर में जैसे फाइबर मतलब रेशेदार होता है और बिना मिर्च मसाले का, वही अनुत्तेजक होता है, समझ गए। ब्लेंड डाइट होता है, समझ गए। चलिए वाइटल साइन क्या होता है देख लीजिए। शरीर का तापमान, नाड़ी दर, श्वसन एवं रक्तचाप को जैविक चिन्ह कहा जाता है क्योंकि इनका नियंत्रण शरीर के जैविक अंगों, वाइटल ऑर्गेन जैसे हृदय, मस्तिष्क, गुर्दा आदि के द्वारा होता है। ठीक है, देखिए हमारे शरीर के जो जैविक अंग है जैसे हृदय, मस्तिष्क, किडनी, गुर्दा, ये सब जो है क्या करता है, यह जो है कंट्रोल करता है किसको, हमारे जैविक चिन्हों को। जैविक चिन्ह कौन कौन से हैं, टेम्परेचर, तापमान, TPRB, समझ गए ना, प्रेशर, ब्लड प्रेशर मतलब तापमान, नाड़ी दर, श्वसन दर और रक्तचाप, ये जो है जैविक चिन्ह होता है। इसको जो हमारे शरीर के जैविक अंगों के द्वारा नियंत्रण किया जाता है जैसे मस्तिष्क, गुर्दा, हृदय, ये सब के द्वारा, और यही जो है जैविक चिन्ह होता है। जैविक चिन्ह से व्यक्ति के स्वास्थ्य का निर्धारण होता है। जब भी जैविक चिन्ह में परिवर्तन आता है तो व्यक्ति के स्वास्थ्य के प्रति जो है ये दर्शाता है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है कैसा है। ठीक है, चलिए तापमान क्या होता है, शरीर के ऊष्मा को इकाई के रूप में अभिव्यक्त करना ही तापमान कहलाता है। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ बॉडी हीट। तापमान क्या होता है, तो शरीर में जो हमारा ऊष्मा है उसका एक इकाई तापमान के रूप में ऊष्मा के रूप में अभिव्यक्त करना ही तापमान कहलाता है। ठीक है, डिग्री के रूप में, एक इकाई मतलब डिग्री के रूप में व्यक्त करना ही ऊष्मा को शरीर में डिग्री के रूप में व्यक्त करना ही जो है तापमान कहलाता है, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे देखिए, शरीर के तापमान के नियंत्रण का केंद्र हाइपोथैलेमस होता है, समझ गए। समान अवस्था में शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और रेक्टल का कितना होता है, तो 99.6 होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। ओके, चलिए नाड़ी क्या होता है देख लीजिए। रक्त परिसंचरण के लिए जब हृदय का बायां निलय, लेफ्ट आर्टिकल, संकुचित होता है, जब रक्त तरंग धमनी से बलपूर्वक गुजरती है जिसके कारण धमनी में बारी बारी से उठाव एवं एक्सपेंशन मतलब पतन होता है, अतः धमनी के इस एकांतरित उठाव और पतन को नाड़ी दर कहते हैं। जैसे हृदय है, हृदय के ऊपर आर्टरियम, वेंट्रिकल होता है। ठीक है, अब समझिए ये जो बायां निलय होता है, जो आपका लेफ्ट जो वेंट्रिकल है, समझ गए, ये क्या करता है कि ब्लड को इस चेम्बर से जो है क्या करेगा, भेजेगा
कहाँ पे, धमनी में। अब ये धमनी में भेजेगा तो ये बलपूर्वक क्या करता है, प्रेशर करता है। तो ये जो वेंट्रिकल होता है प्रेशर करते समय संकुचित होता है। तो जब ये वाला संकुचित होता है तो संकुचित होने का मतलब है कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल क्या हो गया कि ये प्रेशर लगा रहा है, बलपूर्वक जो है धमनी में ब्लड को धकेल रहा है। अब ये जो ब्लड धकेलता है तो ये ब्लड ऐसा नहीं होता है कि ब्लड सीधा धकेला जाता है चला जाता है। अब ये धकेलेगा तो जो है ऐसे 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 करके ये जाता है। मतलब जो है क्या होता है कि इस ब्लड में धकेलने के क्रम में उतार और चढ़ाव, मतलब पतन और गिरावट और जो है ये चीज़ें होता है। यही जो है आपका क्या होता है, नाड़ी होता है। समझ गए। उठाव, बारी बारी से उठाव और पतन, फॉल और रिकॉल जो है आपका क्या कहलाता है, नाड़ी कहलाता है। समझ गए। चलिए, ब्लड प्रेशर क्या होता है ऊपर ही बता दिए हैं कि रक्त वाहिनियों में बहने वाले ब्लड के द्वारा रक्त वाहिनियों के दीवार पर लगाए गए दबाव को रक्तचाप कहते हैं। ठीक है। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ए हो गया आपका रक्त वाहिनी। ठीक है, ए हो गया रक्त वाहिनी। समझ गए। ए जो है रक्त वाहिनी है। ठीक है। अब इसमें जो ब्लड होगा, ये ब्लड जैसे बह रहा है इसमें, ये ब्लड जो है ए वाला दोनों साइड से, ए वाला और ए वाला जो दीवार है इस पर बहते समय जो धक्का लगाएगा यही जो है प्रेशर होता है। समझ गए। चलिए, फर्स्ट एड क्या होता है देख लीजिए। चिकित्सीय मदद आने या अस्पताल ले जाने से पहले बीमार या घायल व्यक्ति को दी जाने वाली तत्काल चिकित्सा को ही प्राथमिक सहायता कहते हैं। यह सहायता किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दी जाती है जिसे प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान होता है। ठीक है। फर्स्ट एड क्या होता है तो देखिए, फर्स्ट एड जो होता है वो मान गए अगर कोई व्यक्ति जंगल के साइड में रोड पर एक्सीडेंट कर गया है तो वहाँ तो न उसको कोई अस्पताल मिलेगा और न कोई इसको डॉक्टर मिलेगा। तो उस पर वो उस जगह पे कोई ऐसा व्यक्ति उसको मदद के लिए आगे आ जाता है जिसको ये पता रहता है कि ये व्यक्ति एक्सीडेंट हो गया है तो इसको क्या क्या करना चाहिए। मतलब उसको फर्स्ट एड के बारे में हल्का फल्का पता रहता है और वो व्यक्ति उसके मदद के लिए आगे आता है। मतलब क्या हो रहा है कि उसको डॉक्टर और हॉस्पिटल से पहले उस मरीज को जो है देख रेख के लिए वो व्यक्ति आगे आ गया तुरंत। तो यही जो है फर्स्ट एड होता है। समझ गए। तो यही चीज़ें है कि डॉक्टर और अस्पताल से जाने से पहले मरीज को, घायल को या बीमार को दी जाने वाली तत्काल चिकित्सा जो है प्राथमिक सहायता कहलाता है। यह सहायता किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है जिसे थोड़ा मोड़ा जो है देख रेख का ज्ञान हो, यानी प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान हो। ठीक है। चलिए, बॉडी, शरीर की स्थिति क्या होता है देख लीजिए। जब बॉडी अलाइनमेंट क्या होता है देख लीजिए। जब खड़े, बैठे या करवट लेने की स्थिति में हो तब सीधा जोड़ों का कंडरा, टेंडन, स्नायु और मांसपेशियों के स्थिति को संदर्भित करता है। ठीक है। देखिए, शरीर की स्थिति क्या होता है, जब खड़े, बैठे या करवट लेने की स्थिति में हो तब सीध जोड़ों, कंडरा, स्नायु और मांसपेशी की स्थिति को संदर्भित करता है। शरीर की स्थिति क्या होता है, खड़े रहने, बैठे, करवट लेने, सीधा। समझ गए। जोड़ों के कंडरा, स्नायु, मांसपेशियाँ, ये सब जो है आपके स्थिति को संदर्भित करता है, बॉडी के अलाइनमेंट को बताता है कि शरीर जो है कंडरा, स्नायु, लिंगामेंट, मांसपेशी, ये आपको बताता है कि शरीर आपका किस सिद्ध में है, या बैठा है या करवट लिया है या खड़ा है। इसी अनुसार से जो है आपका लिंगामेंट, टेंडन और मांसपेशियाँ भी बदलते रहता है। समझ गए। तो यही शरीर की स्थिति होता है। ओके। आसन क्या होता है तो बैठने, खड़े रहने, चलने या लेटने के समय शरीर के विभिन्न भाग जिस अवस्था में रहते हैं उसे आसन कहते हैं। देखिए, चाहे हम बैठे हुए हैं, चाहे हम खड़े हैं, चाहे हम चल रहे हैं, चाहे हम लेटे हुए हैं, तो इस कंडीशन में इस समय शरीर का विभिन्न भाग जिस अवस्था में होता है वही जो है आसन कहलाता है। समझ गए। चाहे कोई व्यक्ति बैठा होता है तो उसका बैठा आसन होता है, कोई खड़ा है तो उसका मुद्रा खड़े होना होता है, कोई चल रहा है तो उसका शरीर का जो भाग होता है वो उसी अनुसार होता है। तो यह एक प्रकार से आसन होता है। समझ गए। चलिए,
मोबिलिटी क्या होता है, तो गतिशीलता होता है शरीर में जो है। जब तक मोबिलिटी मतलब क्या है, गतिशील, समझ गए ना। तो शरीर जब तक गतिशील होता है, शरीर में जब तक संवेदी अंग, स्वैच्छिक मोटर ये सब काम कर रहा है, तब तक जो है व्यक्ति गतिशील होता है, मोबिलिटी होता है। जैसे ही जो है स्वैच्छिक मोटर काम करना बंद कर देता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्ति जो है स्थानांतरित नहीं हो सकता है और उसमें असमर्थ होता है, तो वह गतिहीन हो जाता है, मतलब इमोबिलिटी हो जाता है, समझ गए। गतिशीलता एक व्यक्ति के बारे में उसकी स्वैच्छिक मोटर और शरीर के सभी क्षेत्रों के संवेदी नियंत्रण के कारण स्थानांतरित करने की क्षमता है। गतिशील क्या है, गतिशीलता अगर हमको मन होगा कि हमें कहीं जाना है, तो हमारा क्या हो गया, वॉलेंट्री, मतलब हमारे इच्छा के अनुसार हमारे ब्रेन में सिग्नल जा रहा है कि हमें कहीं जाना है, फिर उसी अनुसार जो है हम चलेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया कि हम इस जगह से दूसरे जगह अपनी इच्छा के अनुसार जाएंगे, मतलब क्या हो रहे हैं, गतिशील हो रहे हैं। एक गतिशील क्या है कि अपने इच्छा से हो रहे हैं और इस पर पूरा कंट्रोल हमारे सेंसरी कंट्रोल कर रहा है, ठीक है ना, संवेदी अंग कर रहा है, जहाँ से हम सोचते विचारते हैं। तो अपने संवेदी अंगों को स्वैच्छिक मोटर के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान जो है स्थानांतरित को ही मोबिलिटी कहा जाता है। और इसी सब चीज़ में जैसे स्वैच्छिक मोटर मतलब खुद से सोचना भी आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है, समझ गए। स्वैच्छिक मोटर आपका असमर्थ हो गया है, आपका संवेदी नियंत्रण असमर्थ है, तो इस कंडीशन में जो है व्यक्ति असमर्थ हो जाता है कि वह एक जगह से दूसरे जगह जा पाए, समझ गए। और ये गतिहीनता इमोबिलिटी होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, कुबरापन है, समझ गए। कुबरापन मतलब होता है काइफोसिस। देख लीजिए, मेरुदंड का वक्षीय क्षेत्र अत्यधिक हो जाता है, अर्थात उभार निकल जाता है। कुबरापन क्या होता है, तो देखते होइएगा कोई व्यक्ति जो होता है उसके जो है गर्दन से नीचे पीठ के आसपास जो है उसको शरीर पर जो है एक उभार सा रहता है, समझ गए ना। यही जो है उसका क्या होता है, कुबरापन होता है, जो निकला हुआ होता है, समझ गए। कौन निकला होता है, स्पाइनल कॉर्ड का वक्षीय क्षेत्र अत्यधिक बड़ा हो जाता है, उभार आ जाता है, और वही कुबरापन काइफोसिस होता है, समझ गए। चलिए आपसे पूछेगा कुबरापन को क्या कहते हैं, काइफोसिस, याद रखिएगा। लॉर्डोसिस क्या होता है, मेरुदंड के आगों की ओर मुड़ जाना, जो कर्वेचर ऑफ द लंबर स्पाइन, ठीक है। अब आप लोगों को पता होगा कि जो कुब्रता होता है वह जो है 2-3 प्रकार से होता है। एक कुब्रता होता है कि आगे की तरफ धंसा हुआ होता है, सीना जो होगा आगे की तरफ निकला होगा, ठीक है। और एक होगा जो कि उसके पीछे की तरफ निकला होगा, ठीक है। तो वो हो गया, समझ गए। तो यही सब अग्रकुब्रता मतलब मेरुदंड का झुकाव आगे की तरफ होगा, मतलब आगे वाला भाग में उभरापन आएगा, तो अग्रकुब्रता होगा, समझ गए। लॉर्डोसिस जिसको बोलते हैं। और स्कोलियोसिस क्या होता है, स्कोलियोसिस क्या होता है, पार्श्व कुब्रता, कशेरुक दंड की वर्टेब्रा कॉलम की पार्श्विक वक्रता, समझ गए। जो वर्टेब्रा कॉलम होता है, इस वर्टेब्रल में पीछे की ओर जो है पीछे की ओर झुकाव आ जाएगा, तो यही जो है आपका स्कोलोरोसिस होगा। जैसे कि आप लोग देखते होइएगा कि किसी को कुबर निकला हुआ होता है, तो उसका या तो चेस्ट बहुत ज़्यादा आगे की तरफ झुका हुआ होगा तो ये अग्रकुब्रता लॉर्डोसिस होगा। अगर किसी को पीछे की तरफ झुका हुआ होगा, पीठ निकला हुआ होगा, उभार, तो उसको जो है क्या होता है, पार्श्व कुब्रता होता है, समझ गए, स्कोलियोसिस होता है। और जिसको इस टाइप से अगर आगे या पीछे कहीं निकला देखे तो इसे काइफोसिस मतलब कुब्रता कहते हैं, समझ गए, शरीर में उभार को, समझ गए। चलिए विकृति क्या होता है देख लीजिए, डिफॉर्मिटी क्या होता है देख लीजिए, पूर्व में समान रूप से बने किसी भाग की आकृति में होने वाले परिवर्तन। जैसे शरीर में हमारा जो है विकृति डिफॉर्मिटी क्या होता है कि हम जो जन्म लिए हैं या कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो एक नॉर्मल शेप के साथ जन्म लेता है, ठीक है। लेकिन किसी कारणवश किसी भी चीज़ से जो है आगे चल के शरीर के भाग में जो है परिवर्तन आता है, उसके आकृति में कोई परिवर्तन हो जाता है, तो यही जो है डिफॉर्मिटी यानी विकृति होता है, समझ गए। चलिए
पोषण क्या होता है तो आप लोग जानते हैं कि ऐसा पौष्टिक आहार, ऐसा पौष्टिक पदार्थ जिसमें पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण तथा उपयोग की क्रिया कुल योग जो है पोषण कहलाता है, जिसमें पौष्टिक पदार्थों का मौजूदगी होता है जो शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है, वही तो पोषण कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। समझ गए? जो ऐसा होना चाहिए जो शरीर को ग्रहण कर सके अच्छे से, पाचन हो सके, उसका अब्जॉर्प्शन हो सके अच्छे से, और शरीर जो है उसका हमें अच्छे से उपयोग कर सके, वही तो पोषण होता है। समझ गए? चलिए, आहार क्या होता है देख लीजिए। आहार क्या होता है? देखिए, पोषण और आहार में अंतर है। पोषण होता है जिसमें पौष्टिक पदार्थ मौजूद होता है, वैसे आहार जिसमें पौष्टिक पदार्थ मौजूद होते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ, समझ गए, जो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो, शरीर के लिए वृद्धि और विकास के लिए, वही जो है पोषण होता है। समझ गए? आहार क्या होता है देख लीजिए। किसी व्यक्ति द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन ग्रहण किए जाने वाले ठोस एवं द्रव पदार्थ आहार होता है। देखिए, आहार क्या होता है तो कोई व्यक्ति देखते होइएगा पानी, जल, दूध, दही, मक्खन, भात, रोटी, दाल, ये सब जो है डेली लोग जो है ग्रहण करता है। ठीक है? तो यही सब जो होता है तरल और ठोस के रूप में जो प्रतिदिन व्यक्ति अपने नियमित प्रतिदिन ग्रहण करते हैं, यही जो है आहार कहलाता है। समझ गए? चलिए, पोषक तत्व क्या होता है यहाँ पे देख लीजिए। पोषक तत्व भोजन के घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल और पानी, वही चीज़ें है पोषण और पोषक तत्व। तत्व मतलब कि पोषण में कौन कौन से तत्व होते हैं। ठीक है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, पानी, ये सब क्या है? ये सब आपका पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। समझ गए? ये सब भोजन की एक घटक होता है जिसमें भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, ये सब जो है उपस्थित होता है, यही पोषक तत्व होता है। समझ गए? चलिए, नेक्स्ट देखिएगा, एनोरेक्सिया क्या कहलाता है? भूख नहीं लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट को एनोरेक्सिया कहते हैं। समझ गए? चलिए, नेक्स्ट देखिएगा, स्वास्थ्य क्या होता है तो साथियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये कहा कि भाई मेरे सिर्फ शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाना, ठीक रहना ही जो है यह स्वास्थ्य नहीं कहलाता है। स्वास्थ्य का एक अच्छा तभी होता है जब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से एवं आध्यात्मिक रूप से तंदुरुस्ती की स्थिति हो, तभी जो है यह स्वास्थ्य कहलाता है। केवल और केवल बीमारी या रोग जो है इसका कारण नहीं होता है स्वास्थ्य का। समझ गए ना? चलिए, तो WHO के अनुसार स्वास्थ्य की पूरी तरह से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक तंदुरुस्ती यानी फिट जो है, यही जो स्थिति होता है स्वास्थ्य कहलाता है। केवल बीमारी या रोग ही जो है स्वास्थ्य जो है नहीं कहलाता है। समझ गए? चलिए, नर्सिंग क्या होता है देख लीजिए। नर्सिंग क्या है तो आप लोग जानते हैं, नर्सिंग नर्स के द्वारा किए जाने वाले एक अनुपम कार्य है, अर्थात व्यक्ति स्वास्थ्य अथवा अस्वस्थ के उन क्रियाओं को संपन्न करने में सहायता करना है जो उसके स्वास्थ्य की पुनः प्राप्ति में या शांतिपूर्ण मृत्यु में योगदान देती है, एवं जिन क्रियाओं को वह इच्छा शक्ति, ज्ञान एवं बिना किसी की सहायता से स्वयं उत्पन्न करती है। ठीक है? देखिए, नर्सिंग क्या होता है तो नर्सिंग जो होता है यह एक नर्स के द्वारा की जाने वाली एक अनुपम कार्य होता है, जिसके तहत जो है व्यक्ति, चाहे वो व्यक्ति स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, ठीक है, उनके कामों को जो है नर्स के द्वारा संपन्न कराया जाता है, सहायता किया जाता है, उनके स्वास्थ्य को वृद्धि के लिए, अति सुंदर स्वास्थ्य बनाने के लिए। ठीक है? तो यही जो है होता है नर्सिंग होता है, जिसमें जो है व्यक्ति को, मरीज को नर्स जो है हेल्प करती है, मदद करती है उसके स्वास्थ्य को उच्चतम स्तर प्राप्त कराने में। समझ गए? देख रेख, ये सारे चीज़ें जो है नर्सिंग के अंतर्गत ही नर्स के द्वारा किया जाता है, जिसमें उपचारात्मक, निदानात्मक तथा सुरक्षात्मक तरीका नर्स के द्वारा अपनाया जाता है नर्सिंग में। समझ गए? और इसके द्वारा व्यक्ति को या तो अच्छे स्वास्थ्य प्राप्त कराने में मदद किया जाता है, या फिर जो है अगर कोई मृत्यु का निकट है तो उसे शांति प्रिय मृत्यु हो, इसके लिए जो है उससे देखरेख और मदद किया जाता है। समझ गए? तो यही जो है एक नर्सिंग होता है। समझ गए चीज़ को? चलिए,
अब यहाँ पे एक देखिए प्रोफेशनल नर्स क्या होता है देख लीजिए। व्यावसायिक नर्स वह नर्स होती है जिसने किसी मान्यता प्राप्त नर्सिंग स्कूल या कॉलेज से डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त किया हो एवं संबंधित नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हो। देखिए व्यावसायिक नर्स प्रोफेशनल नर्स वही नर्स होती है जिसके पास जो है आधारभूत, जिसके पास वैलिड डिग्री हो, चाहे वो डिग्री नर्सिंग कॉलेज या स्कूल से ली हो, चाहे वो डिग्री हो या डिप्लोमा प्राप्त की हो, और साथ में संबंधित स्टेट से नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हो, तो ही एक प्रोफेशनल नर्स कहलाती है। समझ गए? चलिए, ऐसा नहीं है कि कोई नर्स के काम करने लगेगा तो नर्स ही कहा जाएगा, ऐसा नहीं होता है। समझ गए? चलिए, रोग क्या होता है देख लीजिए। बीमारी या अस्वस्थता एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर या शरीर के किसी भी अंग के कार्य करने में बाधा उत्पन्न होता है, यही जो है रोग होता है। रोग क्या होता है? तो रोग एक ऐसी अवस्था होता है जिसमें रोगी के या व्यक्ति के शरीर जो है या शरीर के कोई अंग जो है कार्य करने में प्रभावित होता है, बाधित होता है, और वो जो है शरीर के वो अंग या शरीर व्यक्ति का संपूर्ण शरीर या किसी एक अंग जो है सही से काम नहीं कर पाता है, और वही जो है रोग कहलाता है। समझ गए? या प्रभावित होता है अंग तो वही रोग कहलाता है। समझ गए? चलिए, तो आपका यहाँ पे FON जो है आपका यहाँ पे समाप्त होता है, मतलब FON का फर्स्ट वीडियो समाप्त होता है। इसके मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।